Hello everyone, welcome to KGS IAS. As you know, we have started ROARO मेंस रिवीजन सीरीज और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 1500 प्लस क्वेश्चंस स्टैटिक और करंट अफेयर्स से। ये 1500 प्लस क्वेश्चंस लगभग पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, पूरे स्टैटिक सिलेबस को कवर करेंगे और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को भी कवर करेंगे। आज हम लोग एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और ये हमारा एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का पार्ट 1 वीडियो होगा। माय नेम इज आदित्य वाजपेयी। लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले देखते हैं। इन्वायरमेंट रिफर्स टू, यानी कि पर्यावरण का मतलब है। ठीक है, तो फर्स्ट आपको क्या करना है, क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर हैं, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको खुद से उसके आंसर तक पहुंचना है और फिर उसके बाद आप वीडियो को प्ले करेंगे। फिर मैंने जो भी आंसर बताया है उसके साथ आप मैच करेंगे। इन सभी क्वेश्चंस के साथ में इसी पीपीटी में आपको आंसर्स भी दिए गए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आप जिस भी भाषा में पढ़ना चाहते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश में, तो आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फिर उसके बाद स्टडी मटेरियल के तौर पर आपको यही पीपीटी, यही पीडीएफ मिल जाएगी, जिससे आप बाद में भी कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं। पर्यावरण का मतलब है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें क्या है? द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट एग्जिस्ट अराउंड इट। बिल्कुल सही है, एनवायरनमेंट का तो ये मतलब होता ही है। जमीन, पानी, हवा, पेड़ पौधों और जानवरों की प्राकृतिक दुनिया जो हमारे आसपास मौजूद है, तो बिल्कुल इसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। दूसरा, द सम टोटल ऑफ कंडीशंस विच सराउंड ह्यूमन बीइंग्स एट अ गिवन पॉइंट। स्पेलिंग इसमें गलत है, बीइंग्स कर लीजिएगा। ठीक है, बीइंग्स एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ये भी सही है। उन सभी स्थितियों का कुल योग जो किसी खास समय पर इंसानों को घेरे रहता है। तो एनवायरनमेंट है क्या? एनवायरनमेंट भी वो सारी स्थितियां जो ह्यूमन बीइंग को, यानी कि इंसानों को घेरे रहते हैं। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। द इंटरैक्टिंग सिस्टम ऑफ फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल एलिमेंट्स विच आर इंटरलिंक्ड। भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक तत्वों का आपस में जुड़ा हुआ सिस्टम इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए डी, ऊपर दिए गए सभी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आप एक्सप्लेनेशन में इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, सारी चीजों को देख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही दिया गया है। मैं एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि उससे क्या होगा, ज्यादा टाइम लगेगा इन क्वेश्चंस को खत्म करने में। बट जब भी आप रिवाइज करेंगे, आप पढ़ेंगे, तो क्लास के बाद आपको ये एक्सप्लेनेशन पूरा पढ़ना है, हिंदी में या फिर इंग्लिश में, जो भी आपकी भाषा है उसमें आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन कहता है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर एज रीजन। तो ये जो है अभिकथन और कारण का सवाल है। सबसे पहले हम लोग अभिकथन पढ़ते हैं, यानी कि असर्शन पढ़ते हैं। तो अभिकथन कहता है कि मानव समाज की भलाई के लिए सतत विकास महत्वपूर्ण है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर वेलबींग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ठीक। दूसरा, क्यों ऐसा है? क्योंकि सतत विकास एक प्रकार का विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। तो हमें साफ यहाँ पर दिख रहा है कि हमारा जो असर्शन है और रीजन है, ये एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी कि रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। यानी कि असर्शन रीजन दोनों सही है और आर यानी कि रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। अच्छा, मैं आपको इसकी एक ट्रिक बता देता हूं। कभी भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन आए और आपको ये जानना हो कि रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको पूरा का पूरा असर्शन पढ़ना है। उसके बाद जब आप रीजन पढ़ेंगे तो उसके बाद आप बीच में क्या लगा देंगे? आप बीच में लगा देंगे बिकॉज, या हिंदी में क्या लगा देंगे? क्योंकि। जैसे कि हम यहां पर पढ़ते हैं, लिखा हुआ है असर्शन में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर वेलबींग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, बिकॉज। अब ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है? असर्शन पढ़ा, उसके बाद क्या लगा दिया? बिकॉज।
So sustainable development is important for well-being of human society because sustainable development is a kind of development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. आप जब ऐसे पढ़ेंगे तो अगर आपको लग रहा है कि ये सेंटेंस सही है, ये बिकॉज जो है वो एक्सप्लेन कर दे रहा है, तो आप ए मार्क कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये सही नहीं बन रहा है, जो हमने क्योंकि के आगे लिखा हुआ, बिकॉज के आगे लिखा है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो आप बी मार्क कर देंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से पढ़ के भी अच्छे से समझ सकते हैं अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चंस को। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है हमें नीचे दिए गए घटनाओं को। ठीक है, अब यहां पर जो घटनाएं दी गई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आ चुके हैं। मैंने अलग से लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट पे क्वेश्चन नहीं रखा है, बट अलग से भी आयोग ने कई बार लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट पर भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किसने दिया, किस साल में दिया। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपको क्या करना है, आपको ईयर्स पता होना चाहिए। रियो अर्थ समिट कब हुए था? रियो अर्थ समिट हुआ 1992 में। ठीक है, 1992 में, जिसको हम लोग पार्लियामेंट ऑफ अर्थ भी बोलते हैं, ऑफ अर्थ भी बोलते हैं। पब्लिकेशन ऑफ ब्रेंटलैंड कमीशन रिपोर्ट। ब्रेंटलैंड कमीशन रिपोर्ट का प्रकाशन कब हुआ? ये जो कमीशन का प्रकाशन हुआ ये 1987 में हुआ, 1987 में। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं। पहले मैं आपको लिमिट टू ग्रोथ थ्योरी के बारे में बता देता हूं। तो लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट आई थी 1972 में, और इस रिपोर्ट को किसने निकाला था? क्लब ऑफ रोम। ठीक है, ये एक संस्था थी, उसने निकाला था। लिमिट टू ग्रोथ में कहा गया था कि हम लोग ग्रोथ जो है, ग्रोथ हैज लिमिट्स, इट कैन नॉट गो अनचेक्ड। मतलब एक समय ऐसा आएगा जब ग्रोथ को रोकना पड़ेगा। ग्रोथ की भी अपनी लिमिट है। क्यों ऐसा है? बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है। अगर नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन लिमिटेड हैं, तो फिर हमारा ग्रोथ भी लिमिटेड होगा। तो इनके हिसाब से क्या था, एक समय आने पर हमारे संसाधन खत्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से ग्रोथ की भी अपनी लिमिट है। ग्रोथ अनचेक्ड वे में कभी आगे बढ़ती नहीं रह सकती। ठीक है, ए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इस क्वेश्चन में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को भी देख लेते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हमारा आया, वो हमारा आया है 1989 में, जनवरी 1989 में। अब इस हिसाब से आप लगा लीजिए। ठीक है, ये 1989 में आया है, और हमारा सबसे पहले क्या है इसमें? लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट है, यानी कि फोर्थ पहले होना चाहिए, फोर्थ। फिर उसके बाद हमारा क्या होना चाहिए? टू। फिर उसके बाद हमारा क्या होना चाहिए? थ्री, देन वन। तो आंसर इसका क्या होगा? बी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? बी। बी इज द आंसर। आप अभी आगे और पढ़ेंगे ब्रेटलैंड कमीशन रिपोर्ट के बारे में भी, और रियो अर्थ समिट के बारे में। अच्छा, एक और चीज हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। हमारी ये जो ब्रेटलैंड कमीशन की रिपोर्ट है, यही वो रिपोर्ट है जिसने सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया था। इसी ने ये वर्ड दिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इसकी अध्यक्षा कौन थी? ग्रो हार्लेम ब्रेटलैंड। ठीक है, ग्रो हार्लेम ब्रेटलैंड थी, उनकी अध्यक्षता में ही ब्रेटलैंड कमीशन आया, और उसी ने सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया। ये जो सेकंड क्वेश्चन में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, यहाँ रीजन में ये जो डेफिनेशन लिखी गई है, कारण में ये जो डेफिनेशन लिखी है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन है, और इसको देने वाला कौन था? ब्रेटलैंड कमीशन था। ठीक है, जो कि आया था 1987 में। तो इसको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी के बाद से सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो चर्चा में आया। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ मैटर ऑफ इंटरजनरेशनल सेंसिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द यूज ऑफ। सतत विकास किसी किसके उपयोग के संबंध में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का मामला है। ठीक है, तो हम पढ़ ही चुके हैं नेचुरल रिसोर्सेस, क्योंकि ग्रोथ डिपेंड्स ऑन नेचुरल रिसोर्सेस। तो हम आज जो सोर्सेस को
यूज कर रहे हैं, या फिर जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड आज है वही हमारा फ्यूचर में भी, जो फ्यूचर जनरेशन है वही लिविंग स्टैंडर्ड्स को एंजॉय कर सके। दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यही सतत विकास है। ऐसा विकास जो सस्टेन किया जा सके, सतत रूप से आगे बढ़ता रहे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल, सतत विकास। वो डेवलपमेंट जिसको सस्टेन किया जा सके, ठीक है, वही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा, ए, नेचुरल रिसोर्सेस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कार्बन साइकिल को लेकर के। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर विचार करें। पहला है प्रकाश संश्लेषण, दूसरा है श्वसन, जैविक पदार्थ का सड़ना तीसरा था, चौथा है ज्वालामुखी गतिविधि। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को सम्मिलित करता है, यानी कि ऐड करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, द कार्बन टू द कार्बन साइकिल ऑफ अर्थ। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 जो है वो पेड़ ले लेते हैं, और O2 जो है यानी कि ऑक्सीजन जो है उसको रिलीज कर देते हैं। तो इनहेल करते हैं CO2 को, O2 को एक्सहेल करते हैं यानी कि रिलीज कर देते हैं। तो फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं सकता, तो आप फर्स्ट तो हटा दीजिए, करेक्ट, फर्स्ट आप हटा दीजिए। दूसरा आता है हमारे पास रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन में तो ठीक यही होता है कि हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, मतलब अंदर लेते हैं, और CO2 हम लोग जो है एक्सहेल करते हैं, बाहर छोड़ते हैं, तो दूसरा होना चाहिए। डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, बिल्कुल डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर में भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ये भी सही होगा। वोल्केनिक एक्शन, बिल्कुल वोल्केनिक एक्शन में भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, 2, 3 एंड 4। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द मेन रोल ऑफ सोलर रेडिएशन इज इन, ठीक है, सौर विकिरण की मुख्य भूमिका इसमें होती है, तो किसमें होगी, वो होता है वाटर साइकिल में, जल चक्र में। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जल चक्र में क्या होता है, इवेपोरेशन, और ये इवेपोरेशन में क्या होगा, जो हमारा लिक्विड वाटर है, लिक्विड वाटर, वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है वाटर वेपर। और यही वाटर वेपर बाद में कंडेंस होकर के क्या बनाएगा, कंडेंस होकर के बनाता है, करता है रेनफॉल। ठीक है, अब अगर इवेपोरेशन ही नहीं होगा तो वाटर साइकिल तो चलेगा नहीं। ठीक है, तो इवेपोरेशन किसकी वजह से होगा, जब गर्मी होगी यानी कि सोलर रेडिएशन होगा। तो सोलर रेडिएशन का मेन रोल किसमें होगा, वो होगा सी, वाटर साइकिल में। आगे बढ़ते हैं, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं वाटर साइकिल में, यहाँ देख रहे हैं आप सोलर रेडिएशन बना हुआ है, मतलब सन बना हुआ है। तो सन की जो एनर्जी है तो उसकी वजह से क्या होगा, इवेपोरेशन होगा, फिर कंडेंसेशन होगा, फिर कंडेंसेशन की वजह से क्लाउड फॉर्मेशन होगा, और इन्हीं क्लाउड फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगा। प्रेसिपिटेशन से जो भी रेनफॉल आया वो वापस से इवेपोरेट हो जाएगी। तो ये साइकिल हमेशा चलता रहेगा इसी तरीके से। और इस साइकिल को ड्राइव कौन कर रहा है, किसकी वजह से चल रहा है, बिकॉज ऑफ द एनर्जी रिसीव्ड ड्यू टू सोलर रेडिएशन। सो एनर्जी रिसीव्ड ड्यू टू सोलर रेडिएशन इज कॉजिंग दिस फिनोमेना, वाटर साइकिल इसी की वजह से हो रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन ड्राई एयर इज, सूखी हवा में नाइट्रोजन का प्रतिशत। आई थिंक ये सबसे आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको आंसर कर सकते हैं। इसका आंसर है डी, 78%। तो 78% हमारा नाइट्रोजन है ड्राई एयर में। ठीक है, खैर, आपको सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन नहीं याद रखना है, आपको सारी गैसेस को याद रखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिस्ट दी गई है आपको, नाइट्रोजन 78 है, ऑक्सीजन लगभग 21% है, आर्गन 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.36% है, कई बुक्स में आपको 0.04% भी मिल जाएगा। तो अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड में लिख करके आ जाए कि ये 0.04% है, तो वो भी सही होगा। उसके अलावा आपको ये भी याद रहना चाहिए कि नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जीनॉन, हाइड्रोजन कितने परसेंट है, या आपको कई बार जो है ये सारी गैसें घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में भी लगाने को आ सकती हैं प्रतिशत के मामले में। ठीक है, तो एज पर द परसेंटेज आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने को भी पूछा जा सकता है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 8th क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। आउट ऑफ टोटल ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द Earth's atmosphere,
द एस्टिमेटेड प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन बाय अमेजन फॉरेस्ट थ्रू फोटोसिंथेसिस इज, तो पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन में से अमेजन के जंगल द्वारा फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन का अनुमानित उत्पादन है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी 20%। डी 20%। और अमेजन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लंग्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के फेफड़े भी इसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि लगभग 20% ऑक्सीजन जो है वो हमें कहां से मिलती है? वो मिलती है अमेजन रेन फॉरेस्ट से। अच्छा, इसमें एक और भी क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी में पाई जाने वाली ऑक्सीजन में सबसे बड़ा योगदान किसका है? कि कौन सबसे बड़ा, किसने सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जो है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रदान की है, दी है? ठीक है, तो उसका आंसर होगा हमारे समुद्र में पाए जाने वाले छोटे छोटे पौधे। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और उनको हम लोग क्या बोलते हैं? वी ऑल्सो कॉल दम डाई एटम्स। ठीक है, और इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? फाइटो प्लांक्टन भी बोलते हैं। फाइटो प्लांक्टन। ये जो फाइटो प्लांक्टन्स होते हैं, ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। और पृथ्वी में मौजूद ज्यादातर ऑक्सीजन किनकी वजह से है? ये फाइटो प्लांक्टन्स की वजह से है, जो कि समुद्र में मौजूद है। तो पृथ्वी में पाई जाने वाली ऑक्सीजन का सर्वाधिक हिस्सा कहाँ से आया है? यहीं से आया है। वो हाँ, पेड़ों से नहीं आया है, फाइटो प्लांक्टन से आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाइन्थ क्वेश्चन, which of the following sustainable development goal will target the water availability for all and its permanent management up to 2030 in India? निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत में 2030 यानी 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और उसके स्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा? ठीक है, अब आपको इसके लिए करना क्या है? आपको, अच्छा यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नहीं दिए हैं, बट आपको क्या करना है? जो एसडीजी हैं, 17 गोल्स हैं, आपको सारे के सारे 17 गोल्स जो है वो याद करने हैं। तो ये आप होमवर्क में लिख लीजिएगा दैट यू हैव टू रिमेंबर ऑल द एसडीजी गोल्स। सारे 17 गोल्स आपको याद होने चाहिए। ठीक, खैर इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है एसडीजी 6। तो एसडीजी 6 बात करता है वाटर अवेलेबिलिटी के बारे में। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जीरो हंगर, नो पॉवर्टी, इसके लिए कौन सा एसडीजी है? ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। आगे बढ़ते हैं, 10th क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए, पूछा गया है आपसे खबरों में अक्सर जिक्र होने वाला रियो+20 सम्मेलन क्या है? ठीक है, व्हाट इज रियो+20 कॉन्फ्रेंस ऑफन मेंशन्ड इन द न्यूज? ठीक, अब ये समझने से पहले हम लोग एक चीज समझते हैं कि ये सारे सम्मेलन जो हुए वो कहां से कैसे स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहला सम्मेलन जो है 1972 में हुआ। ठीक है, वो कहाँ हुआ? स्टॉकहोम में हुआ। इसका नाम क्या था? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट। फिर उसके बाद क्या देखा गया कि 10 साल बाद ये लोग फिर से मिले 1982 में। ठीक है, ये कहां पर हुआ? ये हुआ नायरोबी में। ये भी यूएन का ही सम्मेलन था, यूएनईपी का ही सम्मेलन था। ठीक, अब फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद 10 साल बाद ये लोग मिले 1992 में रियो डी जेनेरियो में। कहां पर है रियो? रियो है ब्राजील में। ठीक है, फिर रियो में जब ये मिले तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। फिर उसके बाद 5 रियो+5 का मतलब क्या हो जाएगा? कि रियो जब हुआ यानी कि 1992 में, उसके 5 साल बाद मिले तो क्या हो गया? 1992 + 5 1997। तो 1997 में मिले तो उसका नाम रखा गया रियो+5। और इसका ऑफिशियल नाम क्या था? यूएन जनरल असेंबली टू रिव्यू एंड अप्रेज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजेंडा
21। अभी एजेंडा 21 क्या था, ये भी हम लोग आगे क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए परेशान मत होइए, एजेंडा 21 आगे अभी हम लोग क्वेश्चंस में देखेंगे। फिर उसके बाद 10 रियो से 10 साल और बढ़ा दीजिए, तो यानी कि क्या होगा, 1992 प्लस 10 2002 में मिले। अब 2002 में भी आकर के मिले और इन्होंने एनवायरनमेंट की कई सारी बातें की, और इस कॉन्फ्रेंस का ऑफिशियल नाम क्या रखा गया, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैं क्यों आपको ऑफिशियल नाम बता रहा हूं सबके, क्योंकि इस पे भी मैच द फॉलोइंग आयोग ने पहले पूछा हुआ है, और हो सकता है कि आयोग फिर से मैच द फॉलोइंग आपसे पूछ ले, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। फिर उसके बाद रियो प्लस 20 कब होगा, 1992 से 20 साल बाद, यानी कि 2012 में। ये कहां पर हुआ, रियो डी जेनेरियो में हुआ। इसका नाम क्या है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक, याद रखना, यहां पर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस है, रियो प्लस 10 में क्या है, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये दोनों छोटा सा अंतर है, लेकिन आपको याद रखना है। ठीक है, खैर अब देखते हैं रियो प्लस 20 क्या है। इट इज द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप आसानी से अब इसको मार्क कर सकते हैं। और वैसे भी देखिए, WTO तो होगा नहीं, क्योंकि रियो हम लोग देख रहे हैं, रियो प्लस 5 प्लस 10 प्लस 20, ये सारा का सारा UN का है, इन्वायरमेंट से लेकर रिलेटेड, तो उसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, अर्थ समिट प्लस 5 वॉज हेल्ड इन। अब हम लोग पढ़ चुके हैं अर्थ समिट। अर्थ समिट क्या था, वही जो हमारा रियो में हुआ 1992 में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थ समिट भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्लस 5 क्या हो जाएगा, 1997, यानी कि डी। आसान है, अर्थ समिट प्लस 5 1997। क्यों, क्योंकि अर्थ समिट यानी कि वही रियो जो में जो 1992 में हुआ, जिसको हम लोग पार्लियामेंट ऑफ अर्थ भी बोलते हैं, उसी का नाम क्या है, अर्थ समिट। तो रियो 1992 को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थ समिट भी बोलते हैं। प्लस 5 यानी कि 5 साल बाद। ठीक, क्यों हुआ था, अभी हम लोग देख चुके थे कि एजेंडा 21 में क्या प्रोग्रेस हुआ है, उसकी समीक्षा एवं मूल्यांकन करने के लिए इसको बुलाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर लोकेटेड है, सिचुएटेड है। सीधा आंसर है इसका। ठीक है, इसका आंसर होगा सी, नागपुर। नागपुर में है ये। नीरी भी इसको बोलते हैं, कई बार ऐसे भी लिख करके आ सकता है, नीरी। नीरी कहां पर स्थित है, नागपुर में। ठीक, आप बाकी की इंफॉर्मेशन यहां से पढ़ सकते हैं, एक्सप्लेनेशन में दी गई है। अगर आपको और कुछ पढ़ना है तो आप यहां से देख सकते हैं। और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये एक्सप्लेनेशन, ये पूरी PPT वीडियोस PDF आपको मिल जाएगी, और आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, द हेडक्वार्टर ऑफ UNEP इज लोकेटेड एट। UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो UNEP का मुख्यालय कहाँ है, नाइरोबी में है। ठीक है, नाइरोबी में स्थित है। 13 का सी। नेक्स्ट आते हैं, अब इस क्वेश्चन में आप देखिए, आपसे पूछा गया है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट वाज पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन, किस सन में इसको पास किया गया था, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए पर्यावरण अधिनियम कब पारित किया गया था। ठीक है, इसको देखने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट और भी अधिनियम देख लेते हैं। अच्छा, वो आगे आएगा। ठीक है, खैर आगे देखेंगे हम लोग उसको। अभी आपको मैच द फॉलोइंग मिल जाएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं और वो कब पास हुए थे। ठीक, तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कब पास हुआ था, 1986 1986 में पास हुआ था। ठीक, सबसे पहले क्या आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। प्रोटेक्शन एक्ट आपको बताना है कि किस सन में आया था, 1972 में आया था वैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के एक्ट के अंदर हम लोग क्या बना पाते हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कम्युनिटी रिजर्व। ठीक, ये सारे के सारे किसके अंडर बनते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनते हैं।
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब बना था? जब हम लोगों ने पढ़ा 1972 में स्टॉकहोम में कॉन्फ्रेंस हुआ। स्टॉकहोम में कॉन्फ्रेंस में इंदिरा गांधी ही एक अकेली हेड ऑफ स्टेट है जो गई थी। ठीक है, इंदिरा गांधी पार्टिसिपेटेड। करेक्ट। और उसके बाद ये स्टॉकहोम के कॉन्फ्रेंस के बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना। ठीक है, फिर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। अभी आपको याद रखना है वाटर एक्ट कब बना, एयर एक्ट कब बना, ये सारे हम लोग आगे आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में, वो ये है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। ठीक है, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण, अनुवांशिक अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिति, इन दोनों का गठन किया गया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। ये क्वेश्चन आपको दिखा होगा, यूपीएससी ने 2022 में पूछा है, आईएएस में पूछा गया है 2022 में, कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी किस एक्ट के अंदर बनी थी। तो इसी से आप जान सकते हैं कि ये दोनों कितने इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, सो आप याद रखेंगे कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर ही केंद्रीय भूजल प्राधिकरण तथा अनुवांशिक अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिति का गठन किया गया था। ठीक है, एक और चीज आपको याद रखनी है कि ये एक्ट जो है वो बनाया गया था भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद। ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजेडी ने दिखा दिया कि हमें एक व्यापक पर्यावरण कानून की आवश्यकता है, और उसी को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन, आपसे ईयर पूछा गया है आपको, लेकिन साथ में ये भी बताना होगा कि किस एक्ट के द्वारा बनाया गया था। वैसे ईयर होगा इसका 2010। 2010 में इसको बनाया गया था। ठीक, कौन सा एक्ट था? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। तो इसका मतलब ये जो एनजीटी क्या हो गया, इट इज अ स्टेचुरी बॉडी। ठीक है, एनजीटी इज अ स्टेचुटरी बॉडी। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्या था? स्पीडी एंड इफेक्टिव डिस्पोजल ऑफ इन्वायरमेंटल केसेस, ताकि क्या हो सके, ताकि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हो सके, फॉरेस्ट कंजर्वेशन हो सके, और नेचुरल रिसोर्सेज को भी कंजर्व किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इको मार्क, बहुत बार आयोग ने ये क्वेश्चन पूछा है कि इको मार्क इज गिवन टू एन इंडियन प्रोडक्ट विच इज, तो इको मार्क किस भारतीय उत्पाद को दिया जाता है? ये उसको दिया जाता है जो पर्यावरण के अनुकूल हो, यानी कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। तो इस 16 का आंसर क्या होगा? सी होगा, 16 का सी। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, आप पढ़ लीजिएगा इसको, बाकी जितना भी दिया गया है यहां पर। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। द बुक साइलेंट स्प्रिंग, ठीक है, 1962 में प्रकाशित किताब साइलेंट स्प्रिंग, जिसने दुनिया में पर्यावरण आंदोलन की नींव रखी, किसके द्वारा लिखी गई थी? ठीक है, ये बुक लिखी गई थी रेचल कार्सन द्वारा। ठीक है, रेचल कार्सन द्वारा। स्पेलिंग यहाँ मिस्टेक है, बट याद रखिएगा सी, रेचल कार्सन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, अब ये इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं करूंगा, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। वैसे इसका आंसर खैर दिया ही हुआ है नीचे, आप देख भी सकते हैं, लेकिन खुद से ट्राई करिएगा इसको आंसर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं। द टर्म इकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय, द टर्म इकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज किया था टर्म इकोसिस्टम? तो इसका आंसर होगा एजी टेंसले। टेंसले ने प्रपोज किया था इकोसिस्टम। ठीक, इकोसिस्टम प्रपोज बाय एजी टेंसले। ठीक है, इकोसिस्टम का मतलब क्या हो गया? ठीक है, इकोसिस्टम वो सिस्टम होगा जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स और फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच में बनता है, और जिससे जिसके थ्रू वो आपस में इंटरेक्ट कर पाते हैं। और वो इंटरेक्ट ही क्यों कर रहे हैं? ताकि एनर्जी का फ्लो बना रहे और न्यूट्रिएंट रिसाइकिल होते रहें। क्योंकि
कोई भी न्यूट्रेंट होता है, कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, वो उसका एक साइकिल होता है, वो रिसाइकिल होते रहते हैं। ठीक है, हम यूज करते हैं, फिर डिस्कार्ड होता है, फिर यूज होता है, फिर डिस्कार्ड होता है, ये चलता रहता है। ठीक है, तो इकोसिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी आएंगे, नॉन लिविंग भी आएंगे। फिजिकल का मतलब क्या हो गया? एबायोटिक, मतलब जिसमें जान नहीं है, फॉर एग्जांपल रॉक्स। तो रॉक्स आर आल्सो पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। जैसे सॉइल, सॉइल इज पार्ट ऑफ अबायोटिक कंपोनेंट, इकोसिस्टम का भी पार्ट होगी वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जीवित अजीवित दोनों घटक होते हैं इकोसिस्टम में, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, एक इकोसिस्टम में से कौन से चार घटक होते हैं? विच फोर कंपोनेंट्स कॉन्स्टिट्यूट एन इकोसिस्टम? बताइए, कौन से चार घटक होते हैं? आसान है। देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ लिया कि बायोटिक अबायोटिक दोनों होते हैं। कहीं पे हम लोगों ने ये तो नहीं पढ़ा ना, वाटर कार्बन ऑक्सीजन सल्फर होना चाहिए, सॉइल टेम्परेचर, ये नहीं। तो बायोटिक अबायोटिक कहाँ लिखा है? प्रोड्यूसर का मतलब क्या है? जो प्रोड्यूस करेगा, कंज्यूमर जो कंज्यूम करेगा, डिकम्पोजर होगा जो उसको सड़ाएगा, गलाएगा, डिकम्पोज करेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? अबायोटिक का मतलब अबायोटिक नॉन लिविंग, और ये तीनों किस में आ जाते हैं? लिविंग में आ जाते हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? सी। अजैविक पदार्थ, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो अजैविक पदार्थ क्या हो गए? वो तो अलग हो गए। लेकिन हमारे उपभोक्ता, उत्पादक और अपघटक, ये क्या होगा? ये जैविक पदार्थ की श्रेणी में आएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, क्योंकि सी बेस्ट ऑप्शन है, बाकी चारों में दिया गया है। ठीक। अब आप ये भी बोल सकते हैं कि बी में सॉइल जो है वो भी तो पार्ट है, इकोसिस्टम कहाँ है, लेकिन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल नहीं है। आप बोल सकते हैं ए में जो वाटर कार्बन ऑक्सीजन सल्फर दिया है, ये चारों पार्ट हो सकते हैं इकोसिस्टम के, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन इसमें सी है, इस वजह से सी सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इकोसिस्टम इज नॉर्मली एन ओपन सिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम जो है, जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, ये सामान्यतः एक खुली प्रणाली है, ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम का मतलब क्या हो गया? कि एनीथिंग कैन कम इन एंड गो आउट। तो ओपन है सिस्टम। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर इस सिस्टम के अंदर जो भी चीज रहेंगी वो क्लोज्ड लूप पे रहेंगी, इसी के अंदर रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। इकोसिस्टम में ओपन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। Which of the following is the correct order of biological organization ranging from organism to biosphere? निम्नलिखित में से कौन सा जीवों से लेकर बायोस्फीयर तक जैविक संगठन का सही क्रम है? तो आपको सही क्रम बताना है। सबसे पहले आपको कहां से शुरू करना है? बायो जीवों से लेकर बायोस्फीयर तक, यानी कि सबसे नीचे से लेकर के आपको ऊपर तक जाना है। ठीक, तो आंसर करिए इसको। सबसे पहले इसमें क्या आना चाहिए? सबसे पहले इसमें आना चाहिए पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन के बाद इसमें आएगा, क्या आएगा? लैंडस्केप, देन उसके बाद कम्युनिटी, देन उसके बाद इकोसिस्टम। आप इसको देख लीजिए एक बार यहाँ पर। तो इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के बाद पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम, फिर बायोम, फिर बायोस्फीयर, जैसा उसमें लिखा था। तो पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, देन बायोस्फीयर। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए हिसाब से? पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, देन लैंडस्केप या फिर बायोस्फीयर। तो इसका आंसर क्या होगा? सी इसका आंसर होगा। जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, देन लैंडस्केप। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको ये पढ़ देना है, ठीक है? जो भी एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर लिखा गया है वो आपको ध्यान से पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? ठीक, अब सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है? सबसे स्थिर कौन सा होगा? विच हैज मोर इंटरकनेक्शंस। ठीक है, विच हैज मोर इंटरकनेक्शन, आपस में बहुत इंटरकनेक्टेड है, वो अलग थलग नहीं है। तो इसमें सबसे ज्यादा इंटरकनेक्टेड कौन है? मरीन इकोसिस्टम। तो आंसर इसका क्या होगा? सी, मरीन इकोसिस्टम।
यहाँ पर ये भी क्या लिखा है, क्योंकि ये साइज में वो बहुत बड़ा है, बफरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन याद रखना इंटरकनेक्शन होने चाहिए। इंटरकनेक्शन से मेरा मतलब क्या था, आप लोगों ने फूड वेब पढ़ा होगा। आप फूड वेब में इंटरकनेक्शन देखेंगे सबसे ज्यादा आपको कहां मिलेगा, मरीन इकोसिस्टम में। मरीन इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी भी क्या होती है, ओवरऑल की बात कर रहे हैं हम लोग, तब ज्यादा होती है, लेकिन पर यूनिट एरिया की जब आप बात करेंगे मरीन इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी, तब वो बहुत कम होती है, लेकिन ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। ठीक, तो इसका आंसर हो गया मरीन इकोसिस्टम, समुद्री पारिस्थितिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन बी सपोर्टेड बाय द एनवायरनमेंट इन अ गिवन एरिया इज नोन एज। किसी दिए गए क्षेत्र में पर्यावरण द्वारा समर्थित जीवों की संख्या को कहा जाता है। तो क्या कहा जाएगा, समर्थित जीवों की संख्या, जिसको आप संभाल सके, कैरी कर सके, तो वहन कर सके, तो इसका आंसर क्या होगा, कैरिंग कैपेसिटी, यानी कि वहन क्षमता। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। द करेक्ट ऑर्डर, स्थलीय घास पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों की खाद्य श्रृंखला में सही क्रम है। द करेक्ट ऑर्डर इन द फूड चेन ऑफ द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ टेरेस्ट्रियल ग्रास इकोसिस्टम इज। ठीक है, तो ग्रास इकोसिस्टम में सबसे नीचे कौन आता है, ग्रास आएगी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये ग्रास हॉपर ये वाला तो ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब सही क्रम पूछा, यानी कि ग्रास को कौन खाएगा, देन उसको कौन खाएगा, देन उसको कौन खाएगा, ऐसे बताना है। तो हम लोग अगर पहले ऑप्शन को देखते हैं, तो घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, ये एकदम सही है। क्या ऐसा होता है कि घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डे को सांप खाएगा और सांप को मेढक खा जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, सांप को मेढक नहीं खाता है, तो बी गलत होगा, ए इसका सही आंसर है। ठीक, कुछ इस तरीके से ग्रास, देन ग्रास गोज टू ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को कौन खाएगा, फ्रॉग, फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक। तो क्योंकि ग्रास अपना खाना खुद बनाती है, तो ग्रास क्या है, ग्रास इज अ प्रोड्यूसर। ठीक है, प्रोड्यूसर, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑटोट्रॉफ। ट्रॉफ का मतलब क्या होता है, ट्रॉफ मींस एनर्जी, ऑटो मींस खुद से बनाने वाले, ठीक है, सेल्फ। तो वो जो अपनी एनर्जी को सेल्फ जनरेट करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ। ठीक है, देन उसके बाद ग्रास ऑफर, फ्रॉग एंड स्नेक। तो ग्रास ऑफर क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि इसने प्रोड्यूसर को सीधे कंज्यूम किया। फ्रॉग क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर, क्योंकि इसने सीधे प्रोड्यूसर को कंज्यूम नहीं किया, इसने प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम किया। फिर स्नेक क्या होगा, टर्सरी कंज्यूमर, क्योंकि इसने सेकेंडरी कंज्यूमर को कंज्यूम किया। तो दैट इज व्हाई दिस इज, स्नेक इज टर्सरी कंज्यूमर। ठीक, ये जो आप देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज फूड चेन। और फूड चेन में क्या होता है, आपको एक लाइन में लीनियर वे में दिखाया जाता है कि कौन किसको खाएगा। फूड वेब में क्या होता है, इंटीग्रेट जाल होता है, कि ग्रास हॉपर को फ्रॉग ही नहीं कोई और भी खा सकता है, फ्रॉग को सिर्फ स्नेक नहीं कोई और भी खा सकता है, तो वो जब एक बड़ा सा जाल बन जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज फूड वेब, जाल वेब, यानी कि खाद्य जाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसर्निंग फूड चेन्स इन इकोसिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इकोसिस्टम में फूड चेन के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या है, एक फूड चेन उस क्रम को दिखाती है जिसमें जीवों की एक चेन एक दूसरे को खाती है। तो क्या यही अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, बिल्कुल यही पढ़ा है। तो ए क्या हो, पहला क्या होगा, सही होगा। फूड चेन illustrates the order in which a chain of organisms feeds upon each other। तो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड देखते हैं हम लोग, फूड चेन एक प्रजाति की आबादी के अंदर पाई जाती है। क्या हमने ये देखा है कि एक प्रजाति की आबादी के ही अंदर पाई जा रही है, नहीं, एक प्रजाति की आबादी के अंदर नहीं है, कई प्रजातियों को ये जोड़ रही है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अगर दूसरा गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, बिकॉज सेकंड इज इनकरेक्ट। आप यहाँ पे ऑप्शंस में भी देख सकते हैं, अगर ये दोनों इनकरेक्ट हैं, फर्स्ट करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा, केवल एक। खैर, हम लोग तीसरा भी देख लेते हैं। अ फूड चेन illustrates द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स व्हिच इज ईटन बाय अदर। एक फूड चेन उन जीवों की संख्या को दिखाती है जिन्हें दूसरे जीव खाते हैं। क्या हमने इस फूड चेन में जो अभी देखा था, कहीं पर भी संख्या लिखी गई थी कि कौन कितने
टिड्डियों को खा रहा है, सांप कितने मेढक को खा रहा है, तो ऐसी संख्या तो कुछ भी नहीं लिखी हुई थी। तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, हमारा ये जो तीसरा स्टेटमेंट है ये अपने आप गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक, क्योंकि कोई भी ऐसी संख्या नहीं दिखाता है फूड चेन, ना ही फूड वेब यानी कि खाद्य जाल भी ऐसी किसी भी संख्या की बात नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तालाब के जलीय इकोसिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा घटक घटक बैक्टीरिया और फ्लैगलेट्स द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम पॉन्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया एंड फ्लैगलेट्स। ठीक, तो बैक्टीरिया और फ्लैगलेट्स का काम क्या करते हैं, ये ना तो खाना बनाते हैं, ये खाना खुद से नहीं बनाते हैं, यानी कि ये ऑटोट्रॉफ नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये ऑटोट्रॉफ नहीं हो सकते हैं। ये क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। अबायोटिक भी नहीं हो सकता है। क्यों अबायोटिक नहीं हो सकता है, जैविक घटक नहीं हो सकता है, क्योंकि बैक्टीरिया तो जिंदा रहते हैं, ये जैविक है। तो अजैविक घटक भी नहीं हो सकते हैं, स्वपोषी भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये क्या, इनका क्या काम है, डिकम्पोज करना। अब घटक, ठीक है, तो जो भी पॉन्ड में बायोटिक कंपोनेंट होते हैं उसको डिकम्पोज करने का काम बैक्टीरिया और फ्लैगलेट्स करते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, 26 का सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अ फूड चेन। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने फूड चेन की बात की थी, हम लोगों ने टेरेस्ट्रियल फूड चेन देख लिया था। ठीक है, टेरेस्ट्रियल फूड चेन में हम लोगों ने अभी एक क्वेश्चन किया था, वो जो क्वेश्चन था वो रिलेटेड था घास, ग्रास हॉपर, टिड्डा, मेढक, सांप, ये वाला हम लोगों ने अभी फूड चेन देखा था। ठीक है, बट ये जो क्वेश्चन है ये मरीन इकोसिस्टम का है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम मरीन इकोसिस्टम। और मरीन इकोसिस्टम में क्या होता है, जो सबसे फंडामेंटल बायोटिक कंपोनेंट होंगे वो होते हैं डायटम्स। ठीक है, तो फर्स्ट आएंगे डायटम्स, फिर उसके बाद सेकंड आप देखेंगे तो सेकंड होते हैं क्रस्टेशियंस, फिर उसके बाद थर्ड आप देखेंगे तो थर्ड होते हैं हेरिंग्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, डायटम्स, फंडामेंटल, फिर उसके बाद क्रस्टेशियन, फिर उसके बाद हेरिंग्स। हेरिंग्स क्या होते हैं, दीज आर स्मॉल फिशेस। ठीक, स्मॉल फिश। ठीक, यहां पर भी आप देख सकते हैं वही आंसर दिया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, द पिरामिड ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज। किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी का यानी कि ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो हमेशा याद रखना ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, यानी कि ऊर्जा हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, आगे की तरफ बढ़ती रहती है। और जब ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़ती है तो आपने पढ़ा होगा 10% लॉ। 10% लॉ में क्या होता है कि सिर्फ 10% ऊर्जा ही एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें एक पिरामिड बनाएंगे और पिरामिड में नीचे यहाँ पर 1000 यूनिट ऊर्जा है, तो दूसरे में कितना बनेगा, 10% यानी कि 100। इसके ऊपर जाएंगे तो कितना बनेगा, 10। फिर उसके ऊपर अगर एक और होगा तो यहाँ बनेगा 1। और इस वजह से क्योंकि ऊर्जा हमेशा कम होती जा रही है, तो इसकी वजह से क्या होगा, पिरामिड हमेशा घटता चला जाएगा और वो हमेशा सीधा रहेगा। अगर मान लो कि ऊर्जा बढ़ती तो क्या होता कि इस तरीके से बनता। अगर ऊर्जा बढ़ती तो कि यहाँ पर पहले वाले पे कम है, फिर उसके बाद बढ़ गई, फिर नीचे जो है और बढ़ गई, तो क्या होता, पिरामिड उल्टा हो जाता। लेकिन क्योंकि ऊर्जा हमेशा घटती है ट्रॉफिक लेवल में ऊपर जाने से, तो ऊर्जा का पिरामिड क्या होगा, पिरामिड ऑफ एनर्जी, वो हमेशा सीधा रहेगा। ठीक, वही सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं, आप एक बार पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो हम लोगों ने अभी बनाया था एनर्जी पिरामिड, तो 100% क्या होगा, प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी कि ऑटोट्रॉफ, वो 100% एनर्जी बना रहे हैं। फिर उसके बाद जैसे ही प्राइमरी कंज्यूमर पे जाएंगे तो 10% बचेगा, फिर 1% बने बचेगा, फिर 0.1, 0.01। तो यानी कि क्या है, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है, बाकी की 90% वेस्ट हो जाती है। कैसे वेस्ट हो गई, कुछ एनर्जी जो है
हीट में लॉस्ट हो जाती है, रेस्पिरेशन में लॉस्ट हो जाती है, और कुछ एनर्जी जो है वो डिकम्पोजर्स के पास पहुंच जाती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो हमारा फूड चेन होता है उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी का फ्लो किसके माध्यम से होता है? डीकम्पोजर्स। आप देख सकते हैं डीकम्पोजर्स के पास हर एक ट्रॉफिक लेवल से एनर्जी आ रही है। और डीकम्पोजर्स क्या काम करते हैं? ये न्यूट्रिएंट को रिसाइकिल करते हैं, और इनके रिसाइकिल किए हुए न्यूट्रिएंट फिर से प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास यूज होने के लिए पहुंच जाते हैं। ठीक है। और प्राइमरी प्रोड्यूसर सन की एनर्जी के सन से एनर्जी लेकर क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, और वही फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स खाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर, थर्ड टर्शरी कंज्यूमर, ऐसे करके हमारा फूड चेन आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम लोगों ने बात कर ली कि हमारा जो एनर्जी का पिरामिड होता है हमेशा सीधा रहता है, लेकिन हमारा जो बायोमास का पिरामिड होता है वो सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। बायोमास का मतलब क्या होता है? बायो प्लस मास। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, मास मतलब वेट। तो ड्राई वेट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये क्या हो गया? ड्राई वेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोमास बोलते हैं। ठीक। अब बायोमास पे क्या होगा? जिसका सबसे ज्यादा बायोमास होगा वो ऊपर रहेगा, फिर उसके बाद कम। लेकिन आप देखोगे पहला ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? फाइटोप्लैंक्टन। दूसरा क्या होता है? जू प्लैंक्टन, फिर स्मॉल फिश, फिर उसके बाद लार्ज फिश। अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं? फाइटोप्लैंक्टन का बायोमास कम होता है, जू प्लैंक्टन का उससे ज्यादा होता है, स्मॉल फिश का उससे ज्यादा होता है, लार्ज फिश का उससे ज्यादा होता है। तो इसीलिए पॉन्ड इकोसिस्टम या एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो बायोमास का पिरामिड होगा वो इन्वर्टेड होता है, यानी कि उल्टा होता है। ये हमेशा याद रखना। क्यों? क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन का बायोमास कम होगा। ठीक। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट हम लोगों ने ट्रॉफिक लेवल ये भी क्वेश्चन कर लिया, अब ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं। ट्रॉफिक लेवल आर फाउंड बाय, खाद्य श्रृंखला ट्रॉफिक लेवल किससे बनते हैं? तो ट्रॉफिक लेवल किससे बनते हैं? ट्रॉफिक हमने आपको बताया था, ट्रॉफिक लेवल होता है मतलब ट्रॉफिक मींस एनर्जी। ट्रॉफ का मतलब क्या होता है? ट्रॉफ मींस एनर्जी। ठीक है। एनर्जी कहाँ से आती है? फूड से आती है। और ट्रॉफिक लेवल में सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फूड चेन में लिंक्ड होते हैं, क्योंकि यहाँ देखो ये भी हमने देखा ना कि ये ट्रॉफिक लेवल अलग अलग ट्रॉफिक लेवल हैं। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, फिर ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स हैं। ये कैसे बन रहे हैं? ये बन रहे हैं बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दैट आर लिंक्ड इन फूड चेन, यानी कि फूड चेन से जुड़े हुए जीवों की वजह से ये बन रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 30th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक। इन केस ऑफ which one of the following biogeochemical cycles the weathering of rock is the main source of release of nutrient to entry the cycle? निम्नलिखित में से किस बायोजियोकेमिकल चक्र में चट्टानों का टूटना चक्र में पोषक तत्व के प्रवेश का मुख्य स्रोत है? देखो, कार्बन चक्र में क्या होता है? CO2 जो प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से आता है। नाइट्रोजन चक्र में भी होता है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है। ठीक है। फॉस्फोरस एक ऐसा है जो कि हमारा रॉक्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, रॉक्स में प्रेजेंट होता है। और आपको याद होगा यूपीएससी ने आईएएस में ये क्वेश्चन ही पूछा है कि भारत में कौन सी रॉक्स, एक स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया डज नॉट हैव फॉस्फोरस बियरिंग रॉक्स, मतलब भारत की रॉक्स में फॉस्फोरस बहुत कम है। इसी वजह से क्या होता है, इंडिया में जो सॉइल है दे आर फॉस्फोरस डेफिशिएंट, यानी कि उनमें फॉस्फोरस बहुत ही कम है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका 30 का आंसर होगा सी, फॉस्फोरस साइकिल। तो फॉस्फोरस साइकिल में क्या होता है? मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट टू एंट्री द साइकिल। इसमें क्या होगा? वेदरिंग ऑफ रॉक्स होगा, वो है फॉस्फोरस साइकिल। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, 31st पे आते हैं। ठीक है। 31st में विच वन ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक अनुकरण के चरणों का सही क्रम है? ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फेजेस ऑफ बायोटिक सक्सेशन? ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। अब ये सक्सेशन हम सबसे पहले पढ़ ही लेते हैं, तब हमें और अच्छे समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या होता है सक्सेशन में? न्यूडेशन होता है।
न्यूडेशन का मतलब क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ अ बेयर एरिया। बेयर एरिया मतलब वो जगह जहां पर पहले कोई भी कॉलोनी नहीं थी, कोई भी जैविक मतलब बायोटिक कंपोनेंट नहीं था। ठीक है, कोई भी बायोटिक कंपोनेंट यहाँ पर नहीं था, कोई भी जैविक घटक नहीं था। ठीक है, ये बेयर एरिया कैसे बन सकता है? फॉर एग्जाम्पल वोल्केनिक इरप्शन हुआ, वोल्केनिक इरप्शन की वजह से नया वोल्केनो बना, और ये नया वोल्केनो क्या होगा? न्यूडेशन, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बायोटिक कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आते हैं। फिर क्या होगा? इन्वेजन या माइग्रेशन भी हो सकता है। अब इस बेयर एरिया में स्पीसीज आएंगी। फिर क्या होगा? एस्टैब्लिशमेंट, एशेसिस। एस्टैब्लिशमेंट में क्या होगा? ग्रोथ ऑफ स्पीसीज होगी, स्पीसीज एस्टैब्लिश होगी और उनका ग्रोथ होगा। फिर क्या होगा? रिएक्शन। ये स्पीसीज जैसे ग्रो करेंगी, ये इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करेंगे, इन्वायरमेंट भी इनको मॉडिफाई कर रहा है। ये दोनों चीजें एक साथ चल रहे हैं। तो इन्वायरमेंट भी इनको मॉडिफाई कर रहा है, ये भी इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर रही हैं अपने अनुरूप। फिर लास्ट में क्या होगा? अब क्या होगा? क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनेगी, ये स्टेबल कम्युनिटी होगी। अब क्या होगा? यहां पर चेंजेस नहीं होंगे। आप इस फिगर के थ्रू भी इसको समझ सकते हैं। तो फर्स्ट क्या था? फर्स्ट जैसे हम लोग यहां पर देख सकते हैं, फर्स्ट क्या हुआ? एक्सपोज रॉक्स, ये क्या है? न्यूडेशन, न्यूडेशन। फिर उसके बाद क्या आया? दूसरा स्टेज आया। दूसरा स्टेज क्या था? माइग्रेशन, माइग्रेट होकर के नई नई स्पीसीज यहां पर आई। फिर क्या होगा? ये एसेशियस, एसेशियस में क्या होगा कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्पीसीज, देन रिएक्शन, एंड लास्ट में क्या बनेगा? क्लाइमेक्स कम्युनिटी या क्लाइमेक्स फॉरेस्ट बन जाएगा एट लास्ट। ठीक है, तो ये सारी स्टेजेस जो है इकोलॉजिकल सक्सेशन में होती हैं। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन तो हम लोगों ने पढ़ लिया, इसका आंसर ए होगा। सेम क्वेश्चन जो आप अभी देख रहे हैं 2025 में भी यूपीपीसीएस ने प्रीलिम्स में पूछा था। ठीक, आपको इसके साथ ही और क्या पढ़ना है इसमें कि प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है, सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सो व्हाट इज प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये भी आपको जरूर पढ़ना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है। 32 पे आते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल ट्रांजिशन वॉज फर्स्ट यूज बाय। तो इकोलॉजिकल ट्रांजिशन की अवधारणा का सबसे पहले इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, बेनेट। बेनेट ने सबसे पहले इकोलॉजिकल ट्रांजिशन यानी कि पारिस्थितिकी संक्रमण, ठीक है, सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को यूज किया था, पारिस्थितिकी संक्रमण। पढ़ दीजिएगा आप लोग, यहां से देख सकते हैं सारी चीजें यहां पर दी हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज नॉट इको फ्रेंडली। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार यूपीपीसीएस में पूछा है, फेवरेट क्वेश्चन है और इस बार भी आने की उम्मीद है इसकी। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ पर्यावरण के अनुकूल नहीं है? तो इसका आंसर होगा बी, यूकेलिप्टस। ठीक है, यूकेलिप्टस क्यों नहीं है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा वाटर यूज करता है। ठीक है, आसपास की भूमि जो है से वाटर जो है ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है। इट इज वाटर हंग्री प्लांट। ठीक है, इट यूज लार्ज अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। यूकेलिप्टस सबसे पहले कहाँ पाया जाता था? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से लाया गया था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। और इसको लगाने की वजह से क्या होता है कि जो वाटर टेबल होती है, वाटर टेबल, इट रिसीड्स, वो नीचे चली जाती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा पानी पी लेता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्वेश्चन बोल रहा है अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू बायोलॉजिकल कम्युनिटीज इज रेफर्ड टू एज। दो जैविक समुदायों के बीच के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ठीक है, आसान क्वेश्चन है, हम लोगों ने पढ़ा है, ये इकोटोन होता है। इकोटोन, इकोटोन को हम लोग क्या बोलते हैं? दो जैविक समुदायों के बीच के संक्रमण क्षेत्र को इकोटोन कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल ऑफ लोटिक सिस्टम। ठीक है, लोटिक इकोसिस्टम का उदाहरण है।
ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लोटिक और लेंटिक के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ये क्वेश्चन कई बार आया है, क्या होता है लोटिक क्या लेंटिक। तो लोटिक इकोसिस्टम क्या होते हैं, जो भी फ्लोइंग वाटर होते हैं, जैसे रिवर, स्ट्रीम या स्प्रिंग्स। फ्लोइंग वाटर, वाटर फ्लो कर रहा है, वहां पे चलायमान होना चाहिए। अगर वाटर स्टिल है, एक जगह पर रुका हुआ, तो वो क्या होगा, लेंटिक इकोसिस्टम होगा। लेक, पॉन्ड, स्वैम्प, ये सब किस में आते हैं, लेंटिक इकोसिस्टम में आते हैं। ठीक, अब आप बाकी की सारी चीजें इसमें पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इतनी ही चीज, बस यही जानने की जरूरत थी। बट आपको बाकी जो भी इसमें डिफरेंस लिखा गया है ये भी पता होना चाहिए। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि एग्जाम्पल ऑफ लोटिक इकोसिस्टम इज, तो एग्जाम्पल क्या होगा लोटिक का, लोटिक का एग्जाम्पल होगा सी, यानी कि रिवर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। आई थिंक ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। माउंटेन जहां हमने देखा था, सॉरी, ओशन, ओशन इज मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। एक क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था ना कि ओशन में क्या होता है कि फूड वेब बहुत ज्यादा इंट्रिकेट होता है। ठीक है, डिटेल्ड होता है, आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड होता है। इसी की वजह से ओशन इज द मोस्ट स्टेबल इको सिस्टम। ठीक, वास्ट साइज होता है, दे हैव वेरी गुड बफरिंग कैपेसिटी, ये सब पढ़ा था हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। द कॉन्सेप्ट ऑफ द इकोलॉजिकल नीश वाज इनिशिएटेड बाय, इकोलॉजिकल नीश का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। ठीक, आसान क्वेश्चन है। द आंसर इज इकोलॉजिकल नीश, यानी कि पर्यावरणीय आला भी कहते हैं इसको हिंदी में, या पर्यावरणीय निकेत का कॉन्सेप्ट दिया था ग्रिनल ने। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट दिया है ग्रिनल ने। होता क्या है ये, इसको जान लेते हैं। तो इकोलॉजिकल नीश डिस्क्राइब हाउ अ स्पीसीज इंटरेक्ट विद इट्स एनवायरनमेंट, यानी कि उसका हैबिटेट क्या है, किन रिसोर्सेज को यूज करता है, ओवरऑल उसका रोल क्या है इकोसिस्टम में, तो वो होता है उसका इकोलॉजिकल नीश। ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का फंक्शनल पोजीशन क्या है, उसका काम क्या है, वो कहाँ रहता है, क्या भूमिका निभाता है इकोसिस्टम में, वही होगा उसका इकोलॉजिकल नीश। इकोलॉजिकल नीश जितना ब्रॉड होगा, अगर ब्रॉड होगा तो टॉलरेंस पावर उतनी ज्यादा होगी, आप आसानी से बच पाएंगे अगर कोई भी चीजें चेंज होती है। मान लीजिए पर्यावरण में कुछ भी चेंजेस आते हैं, तो अगर इकोलॉजिकल नीश ब्रॉड है तो आप बच जाएंगे, क्योंकि आप सरवाइव कर सकते हैं, तो सर्वाइविंग कैपेबिलिटी हाई होगी। लेकिन अगर इकोलॉजिकल नीश यानी कि पर्यावरणीय निकेत है, पर्यावरणीय आला, ये कम है, नैरो है, तब क्या होगा, तब सर्वाइवल हो सकता है कि ना हो पाए। क्यों, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंज होगा तो आप अपने आप को नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि आपका नीश बहुत ही नैरो है। याद रखिएगा इसको। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज अ डेंसिटी ग्रेडियंट ऑफ द वाटर सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन पानी के सिस्टम का घनत्व ग्रेडियंट दिखाता है। ठीक है, तो कौन घनत्व ग्रेडियंट दिखाता है, ठीक है, वो है हमारा पाइक्नोक्लाइन। ठीक, अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हेलोक्लाइन क्या होता है, हेलोक्लाइन क्या दिखाता है, थर्मोक्लाइन क्या दिखाता है। वैसे थर्मो से क्लियर होगा कि ये टेम्परेचर को दिखाता है, तो हेलोक्लाइन क्या दिखाता है। ठीक है, तो ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। साथ ही आप बताइए कि इकोक्लाइन क्या होता है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इकोक्लाइन और इकोटोन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, क्लाइन का मतलब क्या होता है, क्लाइन का मतलब होता है ग्रेडियंट। ठीक है, ये एक रिवीजन क्लास है, इस वजह से बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों को बहुत अ, तेजी से पढ़ाने पड़ते हैं, ताकि चीजें बहुत आसानी से तेजी से रिवाइज हो जाएं। ठीक है, अगर आपको इसमें से कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप जा करके अपने नोट्स को पढ़ सकते हैं, वहां से चीजों को रिवाइज कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन यूज कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, बायोडाइवर्सिटी मींस, बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता, यानी कि बायो मींस जैव, डाइवर्सिटी मींस विविधता, तो मतलब क्या होगा, अलग अलग बायोटिक कंपोनेंट होने चाहिए, उसमें डाइवर्सिटी होनी चाहिए। तो वो कौन डिफाइन कर रहा है, तो वो सबसे अच्छा डिफाइन कर रहा है सी, डाइवर्स काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, ये है हमारा जैव विविधता, यानी कि बायो डाइवर्सिटी।
अब यहाँ पर आप फर्स्ट में देखेंगे प्लांट्स एंड वेजिटेशन, क्या यहाँ पर एनिमल्स की बात हुई है? तो नहीं हुई है। यहाँ पर क्या सिर्फ एनिमल है, प्लांट्स की बात नहीं हुई है। बायोडाइवर्सिटी में दोनों आते हैं। ठीक है। यहाँ पर क्या डाइवर्स काइंड ऑफ एक्सोटिक प्लांट, हमें सिर्फ एक्सोटिक प्लांट नहीं चाहिए। उस पर्टिकुलर एरिया में सारे प्लांट्स को हमें देखना है, सिर्फ एक्सोटिक प्लांट्स को हम लोग नहीं देखेंगे। ठीक है। सिर्फ विदेशी पौधे और पशुओं को हम लोग वहां पर नहीं देखेंगे। तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी? अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, यूपीएससी ने भी पूछा है, पीसीएस ने भी पूछा है कि निम्नलिखित में से जैव विविधता की कमी के लिए महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? इसका आंसर होगा डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, आवास का विनाश। बाकी कारण भी हैं, जेनेटिक एसिमिलेशन भी है, कंट्रोलिंग प्रेडेटर, कंट्रोलिंग पेस्ट। अब मतलब अभी हम लोग इविल क्वार्टेट पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे? इविल क्वार्टेट पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये क्या होगा इविल क्वार्टेट? ये चार मेजर रीजन है जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी का डिक्लाइन हो रहा है। बट उसमें से सबसे बड़ा रीजन कौन सा है? डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, इविल क्वार्टेट में कौन कौन आता है। ये एनसीईआरटी में दिया गया है, वही एनसीईआरटी से ही मैंने ये पिक किया है। इविल क्वार्टेट में क्या आता है? ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर यूज, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पर क्या? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, जो हम लोगों ने अभी देखा। हैबिटेट का लॉस होना, हैबिटेट का फ्रेगमेंट होना। तो हैबिटेट का फ्रेगमेंट होने का मतलब क्या है? सपोज ये एक नेशनल पार्क था, बीच में से आपने रोड निकाल दी, अब ये नेशनल पार्क दो हिस्सों में बट गया, इसको क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। तो इससे भी हमारा बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन होता है। एलियन स्पीसीज इन्वेजन, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज, इसकी वजह से होगा। को एक्सटिंक्शन, को एक्सटिंक्शन का मतलब क्या है? सपोज ए जो है स्पीसी या एनिमल, वो बी पे डिपेंडेंट है, तो अगर बी एक्सटिंक्ट हो जाएगा तो ए भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। अगर बी पे कोई खतरा आया, बी एक्सटिंक्ट हो गया, नहीं रहा, तो ए भी नहीं रहेगा। दिस इज को एक्सटिंक्शन। क्योंकि हमारा इकोसिस्टम जो है वो साइलो में काम नहीं करता है, वो आपस में एक दूसरे के पर डिपेंड करता है। तो अगर वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं सारे एनिमल्स, तो को एक्सटिंक्शंस भी होंगे ही होंगे। ठीक है। तो ये चार, और इसमें सबसे बड़ा रीजन कौन है? वो ये वाला, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 को। क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे पूछ रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड यूज्ड द टर्म बायोडाइवर्सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम? तो बायोडाइवर्सिटी शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? वो उसका आंसर है वॉल्टर जी रोसन। ठीक है, वॉल्टर जी रोसन। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर पाई जाती? ठीक, पढ़ चुके हैं यहाँ पे। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या हो गया? डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो। तो सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर क्या है? यहाँ का प्रोडक्टिविटी हाई है, बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी इज हाई। ठीक है। और यहाँ पर क्या है? टेम्परेचर्स आर मॉडरेट, गुड फॉर ग्रोथ। साथ ही यहाँ पर एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जो कि बाकी जगह उतना मौजूद नहीं है। ठीक। सो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस मैक्सिमम डाइवर्स बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 43। रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन द, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी अभी हम लोग देख चुके हैं ऊपर क्वेश्चन में। सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहां पर होती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब ये जो ऑप्शंस आपको यहाँ दिए गए हैं, इसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला इलाका कौन सा है? साइलेंट वैली है। क्यों? क्योंकि साइलेंट वैली कहाँ पर है? केरला में है। केरला में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, केरला ट्रॉपिक्स में है, वहां पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलेंगे। तो साइलेंट वैली में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी। ठीक, आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। ठीक। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक मैप आपको दिखाई दे रहा होगा, स्पीसी रिचनेस। ठीक है।
यहाँ पर रेड का मतलब सबसे ज्यादा, और ये क्या है 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर। अब आप देखोगे 0 डिग्री के आसपास ही जो ट्रॉपिक्स वाला इलाका है ये, यहाँ पर ही आपको सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी दिखाई दे रही है। ट्रॉपिक्स के आसपास ही आपको सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी दिखाई दे रही है। अब जैसे ऐसे इक्वेटर से दूर जाएंगे बायोडाइवर्सिटी कम होती चली जाती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी ट्रॉपिक्स में, ट्रॉपिक्स का मतलब क्या हो गया 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ के बीच का एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है, पढ़ते हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में ये क्वेश्चन है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर लोकेटेड ओनली इन ट्रॉपिकल रीजन। ये कह रहा है जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही स्थित होते हैं। ठीक, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट टेम्परेट एरियाज में भी हो सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर करने के दो क्राइटेरिया होते हैं, अभी उसको भी हम लोग देखते हैं। ठीक, अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इंडिया हैज 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक बोल रहे हैं कि 4 है। ठीक है, 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। अब इसमें पहला क्या है, ईस्टर्न हिमालयास। ठीक है, वेस्टर्न हिमालयास, वेस्टर्न घाट्स एंड अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड। अब ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है, ये लास्ट वाला जो इन्होंने दिया है अंडमान निकोबार आइलैंड, ये गलत है। ठीक, इसी की वजह से ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इंडिया में कौन कौन से 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। तो इसका आंसर वैसे क्या होगा, डी, दोनों ही गलत है इसमें स्टेटमेंट। ठीक, अब देखते हैं इसको। सबसे पहले भारत में कौन कौन से 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। पहला हिमालयास है। ठीक है, कोई भी ईस्टर्न और वेस्टर्न इसमें अलग अलग नहीं है। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं वेस्टर्न घाट्स है। जो वेस्टर्न घाट जो श्रीलंका वाला है वो पूरा एक ही बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, बट उसमें जो वेस्टर्न घाट वाला पार्ट है वो इंडिया में है। फिर उसके बाद इंडो बर्मा। ठीक है, इंडो बर्मा ये हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट हो गया। ठीक, तो वो जो है वो भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। फिर उसके बाद सुंडालैंड आता है, और सुंडालैंड जो है उसमें क्या है, निकोबार आइलैंड है, अंडमान आइलैंड नहीं है। सुंडा आइलैंड में क्या आता है, निकोबार आइलैंड, नॉट अंडमान आइलैंड। अंडमान आइलैंड कम अंडर इंडो बर्मा। तो इंडो बर्मा वाला जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है उसमें अंडमान आते हैं, लेकिन सुंडालैंड वाले बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में निकोबार आइलैंड आते हैं। याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, बाकी मैं आपको बता ही चुका हूं कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ट्रॉपिकल टेम्परेट दोनों में ही हो सकते हैं। ठीक, दोनों में ये हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 45, क्वेश्चन नंबर 45 पर आता है। अब यहाँ इस क्वेश्चन में आपको मालूम पड़ेगा कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को डिक्लेयर करने का क्राइटेरिया क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले खैर हम लोग क्राइटेरिया ही डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, टू क्वालिफाई ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ये 2 स्ट्रिक्ट कंडीशन होनी चाहिए। कौन सी स्ट्रिक्ट कंडीशन है, फर्स्ट देखते हैं। एंडीमिज्म। ठीक है, तो एंडीमिज्म का मतलब क्या होता है, एंडीमिज्म का मतलब स्थानिकता। ठीक है, तो लगभग 1500 प्लांट शुड बी एंडेमिक, तो स्थानिक होने चाहिए, वहीं के होने चाहिए, उसके अलावा कहीं और नहीं मिलने चाहिए। 1500 ऐसे प्लांट होने चाहिए। ठीक है, दूसरा थ्रेट लेवल। थ्रेट लेवल में क्या है कि लगभग 70% से ज्यादा नेचुरल वेजिटेशन वाला एरिया जो है वो लॉस्ट हो गया हो, तभी हम उसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर करेंगे। आप जब लिस्ट पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की तो आप देखेंगे, टू योर सरप्राइज, अमेजन रेन फॉरेस्ट इज नॉट डिक्लेयर्ड एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। क्यों नहीं डिक्लेयर किया गया है, क्योंकि अमेजन रेन फॉरेस्ट में एंडेमिज्म तो बहुत ज्यादा है, लेकिन थ्रेट लेवल में उस वो अभी तक 70% वाले क्राइटेरिया तक नहीं पहुंचा है कि अमेजन रेन फॉरेस्ट 70% लॉस्ट नहीं हुआ है, गायब नहीं हुआ है। तो इसी वजह से अमेजन रेन फॉरेस्ट को नहीं डिक्लेयर किया गया है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, तो दोनों क्राइटेरिया हमें याद रखना है कि 1500 वस्कुलर प्लांट एंडेमिक होने चाहिए, स्थानिक होने चाहिए, साथ में 70% से ज्यादा का एरिया खत्म हो गया हो। ठीक, ओके, अब आते हैं हम लोग वापस से अपने क्वेश्चन पे। अब हमारा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से 3 मापदंडों ने पश्चिमी घाट, श्रीलंका तथा इंडिया बर्मा क्षेत्रों को जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता दिलाने में योगदान दिया।
अब हमें वही मापदंड बताने हैं। तो पहला मापदंड है स्पीसी रिचनेस, ठीक है। फिर उसके बाद है वेजिटेशन डेंसिटी, कहीं भी हम लोगों ने क्या डेंसिटी की बात की थी? नहीं की। फिर उसके बाद है एंडेमिज्म, एंडेमिज्म की बात की हम लोगों ने, स्थानिकता की बात की थी, तो सही है। फिर उसके बाद एथनोबॉटेनिकल महत्व, एथनोबॉटेनिकल इंपॉर्टेंस, क्या हमने इसकी बात की? नहीं बात की। फिर हम लोग आते हैं थ्रेट परसेप्शन, थ्रेट लेवल, संकट खतरे की स्थिति, हमने देखा 70% से ज्यादा अगर लॉस्ट हो गया है तो ऑब्वियसली उसको हम लोग बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर सकते हैं, ये होगा। फिर सिक्स्थ पर आते हैं, सिक्स में लिखा एडेप्टेशन ऑफ फ्लोरा फॉरा टू वार्म एंड ह्यूमन कंडीशन, ह्यूमिड कंडीशंस, गर्म और आर्द्र परिस्थितियों के प्रति वनस्पति एवं जीवों का अनुकूलन। क्या हमने इसके बारे में कुछ भी पढ़ा? नहीं पढ़ा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होना चाहिए? 1, 3, 5। अब आप कहेंगे स्पीसी रिचनेस कैसे है? स्पीसी रिचनेस एंडेमिज्म से ही रिलेटेड है। जितना ज्यादा एंडेमिज्म होगा, मतलब 1500 से ज्यादा वेस्कुलर प्लांट्स हम लोगों ने पढ़ा था अभी, वो क्या दिखाते हैं कि प्रजातीय समृद्धि है, उतनी ज्यादा स्पीसीज है वहां पर। तो एंडेमिज्म एंड स्पीसी रिचनेस आर द सेम थिंग, वो लिंक्ड है। तो आंसर इसका क्या होगा? सी होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइट फॉर इन सीतू मेथड। तो इन सीतू मेथड विधि का स्थल नहीं है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, इन सीतू एक्स सीतू क्या होता है? एक्स सीतू का मतलब क्या होता है कि आपको बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करना है। ठीक है, बट एक्स सीतू मीन्स जहां वो रह रहे हैं, जहां पर एनिमल्स रह रहे हैं वहां से दूर बाहर। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं? इसके लिए हम लोग बनाते हैं बोटेनिकल गार्डन, जू, एक्सेट्रा। इन सितु में क्या होगा? इन सितु में जहां पर वो एनिमल्स रह रहे हैं वहीं पर हम उनको कंजर्व करते हैं, एट द साइट। तो इन सितु का मतलब क्या हो गया? एट द साइट। तो कंजर्वेशन कहां हो रहा है? एट द साइट। ठीक है, तो इन सीतु कंजर्वेशन कौन सी नहीं है आपसे पूछा गया, तो इसका मतलब आपसे पूछा गया है कि एस सीतु साइट कौन सी है। तो कौन सी होगी? बायोस्फीयर रिजर्व, सॉरी बायोस्फीयर रिजर्व तो नहीं होगी, बोटेनिकल गार्डन। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है? बायोस्फीयर रिजर्व तो इन सीतु है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? बी, वनस्पति उद्यान, बोटेनिकल गार्डन। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैंने एक लिस्ट यहाँ पर दे दी है, आप इस लिस्ट से इन दोनों के एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं या फिर याद कर सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली आपको यहाँ पर ये लिंक मिल जाएगी, आप इसके थ्रू यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 47। बायोस्फीयर रिजर्व्स आर एरियाज फॉर कंजर्वेशन ऑफ, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किसके संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर है, हम लोग पढ़ चुके हैं बायोस्फीयर रिजर्व, अभी बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट वगैरह हम लोगों ने पढ़ा है। तो बायोस्फीयर रिजर्व भी बना रहे हैं तो कंजर्व हम लोग सिर्फ ग्रासलैंड को तो नहीं करेंगे, एग्रीकल्चर का बायोस्फीयर से क्या लेना देना, इसको भी कंजर्व नहीं करेंगे। एटमॉस्फेरिक बैलेंस के लिए भी नहीं बनाया जाता है। बायोस्फीयर को कंजर्व क्यों दिया किया जाता है? जेनेटिक वेरिएशन के लिए, जेनेटिक वेरिएशन के लिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कोरल रीफ्स? तो 48 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें कोरल रीफ है। ठीक है, प्रवाल भित्ति, तो प्रवाल भित्तियां कहाँ पाई जाती हैं? पहला है इसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तो हम लोगों को पता है कि हाँ, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं, तो फर्स्ट इज करेक्ट। दूसरा है हमारा गल्फ ऑफ कच्छ, ये भी सही है, यहाँ पर पाई जाती है। गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी में पाई जाती हैं। सुंदरबन, सुंदरबन में हमें प्रवाल भित्तियां नहीं मिलती हैं। क्यों ऐसा होता है कि सुंदरबन में प्रवाल भित्तियां नहीं मिलती हैं? क्यों? क्योंकि सुंदरबन में क्या है? सुंदरबन में है हमारा मडी वाटर, मडी वाटर, और जब भी मडी वाटर होगा तो क्या होगा? कोरल्स कैन नॉट सर्वाइव, कोरल ब्लीचिंग हो जाएगा। तो इसलिए फोर्थ गलत है, आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 3।
ठीक, तो इसको याद रखना। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। 49 49 क्वेश्चन है, द रेड डेटा बुक पब्लिश्ड बाय द आईयूसीएन कंटेन्स लिस्ट ऑफ, जो आईयूसीएन की रेड डेटा बुक निकलती है उसमें क्या किसका विवरण दिया जाता है। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन से ये तो मालूम पड़ गया कि आईयूसीएन रेड डेटा बुक निकालती है। स्टैंड अलोन ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि रेड डेटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो आंसर उसका होगा आईयूसीएन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। तो इसको आपको याद रखना है। खैर, अब क्वेश्चन पर वापस आते हैं। ठीक है, तो किसका विवरण होता है, पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एंडेमिक प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज प्रेजेंट इन द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, कि कितने एंडेमिक प्लांट और एनिमल स्पीसीज हैं पर्टिकुलर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में, तो वो रेड डेटा बुक में लिखा होगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है थ्रेटेंड प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, कि जितने भी थ्रेटेंड प्लांट एंड स्पीसीज हैं वो। फिर उसके बाद प्रोटेक्टेड साइट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन वेरियस कंट्रीज। ठीक है, तो विभिन्न देशों में प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु संरक्षित स्थल। अब क्या होता है कि सॉरी, अब इसमें जो रेड डेटा बुक है सिर्फ ये बताता है कि थ्रेटन प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज की लिस्ट देता है, ये एंडेमिक प्लांट की लिस्ट नहीं देता है, इसका भी लिस्ट नहीं देता है, प्रोटेक्टेड साइट का लिस्ट नहीं देता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी केवल दो, बी केवल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, a species is considered to be extinct if it has not been seen in the natural habitat for, तो किसी भी प्रजाति को विलुप्त कब माना जाता है, तो विलुप्त तब माना जाता है जब 50 साल तक वो नहीं दिखाई देती है। ठीक है, 50 साल तक अगर वो नहीं दिखाई देती तो उसको विलुप्त मान लिया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 51। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन 2008 में यूपी पीसीएस ने पूछा है, 2016 में यूपीएससी ने भी पूछा है। ठीक, करते हैं इस क्वेश्चन को। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी दवा गिद्धों की मृत्यु के लिए उत्तरदायी पाई गई है। ठीक है, तो विच ऑफ द रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज बीन रिपोर्टेड फॉर वल्चर डेथ, तो आंसर इसका होगा डिक्लोफेनेक सोडियम। तो डेक्लोफेनेक या फिर अगर एक्लोफेनेक भी लिख करके आता है तो दोनों ही सही होंगे। ठीक है, डेक्लोफेनेक एंड एक्लोफेनेक बोथ हैव कॉज्ड वल्चर डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंसर्निंग डुगोंग, भारत में पाए जाने वाले एक स्तनपायी डुगोंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो पहला, इट इज अ हर्बीवोरस मरीन एनिमल, यह एक शाकाहारी समुद्री प्राणी है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट क्या है, डुगोंग के बारे में सही है, डुगोंग शाकाहारी होता है। देन दूसरा, इट इज फाउंड अलोंग द इंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया, भारत के संपूर्ण तटवर्ती क्षेत्र में पाया जाता है, गलत, ऐसा नहीं होता है। थर्ड पर आते हैं, इट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची 1 के अंतर्गत विधिक संरक्षण प्राप्त है, बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो गया, सी 1 एंड 3। देखिए डुगोंग पे पहले भी कई बार क्वेश्चन आया है। डुगोंग को हम लोग क्या बोलते हैं, सी काऊ, डुगोंग को क्या बोला जाता है, सी काऊ। इस पे एक मैच द फॉलोइंग भी यूपीएससी ने पहले पूछा है, तो याद रखिएगा डुगोंग को सी काऊ कहते हैं, और बाकी दोनों स्टेटमेंट जो भी हम लोगों ने देखे। डिस्ट्रीब्यूशन इसका मेनली कहां पर होता है, गल्फ ऑफ मन्नार और पल्क बे में, तो इंटायर इंडिया के कोस्ट पर नहीं मिलती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, रामसर कन्वेंशन। ठीक है, रामसर कन्वेंशन वॉज एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ, रामसर कहां पर है, रामसर वॉज अ सिटी इन ईरान। ठीक है, तो रामसर कन्वेंशन किसके संरक्षण से संबंधित है, तो ये क्या है, वेटलैंड, आर्द्र भूमियां। ठीक है, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, जिस दिन रामसर कन्वेंशन फोर्स में आया था, साइन हुआ था, सॉरी, उसी दिन वेटलैंड डे मनाया जाता है। तो आपको बताना है वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
रामसर कन्वेंशन से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड पे। ठीक है, तो भारत की भी दो साइट थे जो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में है। ठीक, पहले तीन थी, अब दो हो गई हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इज ब्रॉट अंडर द मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, व्हाट डज इट इम्प्लाई? यदि अंतरराष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है तो इसका क्या तात्पर्य है? तो अगर इसको शामिल किया जाता है तो इसका क्या तात्पर्य है? ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। चेंजेस इन इकोलॉजिकल करेक्टर हैव अकर्ड, आर अकरिंग और लाइकली टू अकर इन द वेटलैंड एज द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस। ठीक है, यही इसका सही आंसर भी है। तो याद रखिएगा, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में होने का मतलब क्या है? चेंजेस इन द इकोलॉजिकल करेक्टर हैव अकर्ड, आर अकरिंग और लाइकली टू अकर इन द फ्यूचर। तो उसको हम लोग रखते हैं मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में। ठीक है, कौन कौन है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में अभी आपको बताना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कि इंडिया की कौन सी दो साइट हैं जो अभी मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में हैं। पहले तीन थी, अभी दो हो गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 55। द बायोडायवर्सिटी एक्ट वाज पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट इन। तो भारतीय संसद द्वारा जैविक विविधता अधिनियम को पारित किया गया था, कब पारित किया गया था ये आपको बताना है। ठीक, तो ये पारित किया गया था दिसंबर 2002 में। दिसंबर 2002 में बायोडायवर्सिटी एक्ट को पास किया गया था। ठीक, आपको अब कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस कन्वेंशन के बाद, ठीक है, इस बायोडायवर्सिटी एक्ट को पारित किया गया था। ठीक है, इंडिया ने कौन सा कन्वेंशन साइन किया था जिसके बाद उसको बायोडायवर्सिटी एक्ट पास करना पड़ा, बायोडायवर्सिटी एक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, ठीक है, मैं एक हिंट दे देता हूँ, सीबीडी। इसके अंदर नगोया एंड कार्टेशिना प्रोटोकॉल आते हैं। खैर, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। लगभग पूरा ही मैंने बता ही दिया वैसे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। 56। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट। आप निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय समझौतों पर विचार कीजिए। ठीक है, फर्स्ट है द इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, खाद्य एवं कृषि के लिए पादप अनुवांशिक संसाधनों पर अंतरराष्ट्रीय संधि। सेकंड, यूएनसीसीडी यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय। वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। अब ये पूछ रहे हैं कि इनमें से, इन तीनों में से किसका प्रभाव पड़ता है जैव विविधता के ऊपर? ठीक है, तो इन तीनों का ही प्रभाव पड़ता है जैव विविधता के ऊपर। ये तीनों ही जैव विविधता को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते हैं। कैसे? ठीक है, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर जो फर्स्ट वाला है, तो प्लांट जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती है, ताकि जेनेटिक मटेरियल में छेड़छाड़ी न की जा सके, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज को कम किया जा सके। दूसरा जो है यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये डेजर्टिफिकेशन को कम करने के लिए काम करता है। वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, विश्व धरोहर अभिसमय, इसका काम होता है नेचुरल हेरिटेज साइट्स को डिक्लेयर करना। तो जैसे ये नेचुरल हेरिटेज साइट्स को डिक्लेयर करता है, उसकी वजह से बायोडायवर्सिटी भी वहां की कंजर्व होती है। तो तीनों ही इसमें सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 57। अब क्वेश्चन नंबर 57 में हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्ट्रीज इंप्लीमेंट द कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑफ बायो सेफ्टी। ठीक, खैर हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, मीन टाइम आप बताएंगे कि कार्टेजिना प्रोटोकॉल कब आया। ठीक है, और इसका नगोया प्रोटोकॉल के साथ में क्या संबंध है? कार्टेजिना और नगोया प्रोटोकॉल का आपस में क्या संबंध है? ठीक, ये आप बताएंगे मुझे। खैर, 57 का आंसर क्या होगा? अब ऑब्वियसली कार्टिजिना प्रोटोकॉल रिलेटेड है सेफ्टी, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा 57 का? सी, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, बट फिर भी आप आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ ए स्पीसी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी प्रजाति के विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं है। अब इस क्वेश्चन को आई थिंक हम लोग पहले ही कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था जहां कहीं भी ब्रॉड नीश होगा, व्यापक नीश होगा, पर्यावरणीय आला बड़ा होगा, व्यापक होगा, तब क्या होगा, वो आसानी से सस्टेन कर सकता है, सरवाइव कर सकता है, उसके एक्सटिंक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। नीश वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था पिछले क्वेश्चन पे, तो इसलिए मैंने बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पर नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं हम लोग। 59 पूछ रहा है कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे इज ऑब्जर्व्ड। तो कब मनाया जाता है, इसका आंसर है मई 22। 22 मई को वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस वॉज पॉस्टुलेटेड बाय। तो ग्रीन हाउस गैस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। ठीक, बताइए इसका आंसर। इसका आंसर है जोसेफ फोरियर ने। ठीक है, जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस गैस का कॉन्सेप्ट दिया था। अब ग्रीन हाउस गैस का काम क्या होता है। ग्रीन हाउस गैस का काम होता है कि पृथ्वी पर आने वाला जो विकिरण होता है, ठीक है, उसको आने देना। मतलब जो सोलर रेडिएशन है जो सन से आ रहा है उसको वो अलाउ करेगा आने के लिए, बट जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन यहाँ से वापस जाता है लैंड से, उसको ग्रीन हाउस गैसेस ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल दिस इज लैंड और सोलर रेडिएशन आ तो रहा है, ठीक है, बट जैसे ही ये वापस जाने की कोशिश करता है तो क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसेस क्या करेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस इसको ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, तो यही है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब क्योंकि जो रेडिएशन है वो ब्लॉक हो गया, ब्लॉक होने की वजह से क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, राइज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग होगी। अब इस पे एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ही हमारा अर्थ जो है वो वार्म हो रहा है, लेकिन अगर ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होती, ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होती, तो अर्थ का टेम्परेचर कितना होता, -18 डिग्री सेल्सियस होता, तो हम रह भी नहीं पाते। तो ग्रीन हाउस गैसेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब वो परेशानी क्यों बने हुए हैं, क्योंकि वी हैव इंट्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस गैस। और ये कैसे हम लोगों ने की, बिकॉज ऑफ द मैन मेड प्रोसेसेस, इंडस्ट्रीज वगैरह लगा करके, वेहिकुलर एमिशन, पॉल्यूशन, इन सब की वजह से क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस इंट्रोड्यूस हो रही हैं एटमॉस्फेयर में, इसी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ग्रीन हाउस गैसेस इंपॉर्टेंट है अप टू अ लिमिट, लेकिन अगर हम उसको और ज्यादा बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर और बढ़ेगा, विच विल बी डिजास्टर्स फॉर ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, 61 क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ गैसेस कंट्रीब्यूट टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी गैसें या कौन सा गैसों का समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है। तो आपको सीधे ये बताना है कि कौन सी गैसें ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये दोनों ही ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक, आंसर इज डी। अब आप एक काम क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से जितनी भी ग्रीन हाउस गैसें हैं वो देख सकते हैं और उनके कंट्रीब्यूशन को भी देख सकते हैं। तो आप ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीन हाउस सबसे ज्यादा किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन का कितना है, 16%। मीथेन का कंट्रीब्यूशन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड से कम है। फिर उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड का है, फिर क्लोरोफ्लोरो कार्बन का है। तो ये हमारा हो गया ओवरऑल रिलेटिव कंट्रीब्यूशन। करेक्ट। अब इसमें दो चीजें हम लोग को बहुत याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ओवरऑल रिलेटिव कंट्रीब्यूशन, तो आपका CO2 आंसर होगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सी वो ग्रीन हाउस गैस सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है,
एटमॉस्फेयर में, तो उसका आंसर क्या होगा? वो होगा हमारा वाटर वेपर, यानी कि H2O। वाटर जो है ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, और ये सबसे ज्यादा पाई जाती है, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन उतना ज्यादा नहीं है, इसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। क्यों? क्योंकि इसका ग्रीन हाउस गैस पोटेंशियल जो है, ठीक है, वो कम है। ठीक। अब एक और चीज देखते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ठीक है। अब इसमें भी आपसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रीन हाउस गैसेस और उनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को आप बढ़ते या घटते क्रम में लगाइए, तो आपको ये याद रखना है। तो अगर आप इस लिस्ट को याद रखेंगे तो आपके दो काम हो जाएंगे। एक, आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो कौन कौन सी हैं। दूसरा, उनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बढ़ते या घटते क्रम में क्या है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। अब 62 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरली अकरिंग ग्रीन हाउस गैस कॉजेज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देती है? अब क्योंकि जलवाष्प जो है सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, लगभग 1 से 4% ऑफ द एटमॉस्फेयर इज वाटर वेपर, पढ़ा होगा आपने, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.04%। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, आंसर इसका क्या होगा? डी, वाटर वेपर। वाटर वेपर इज ऑल्सो अ ग्रीन हाउस गैस, लेकिन इसका कॉन्ट्रीब्यूशन ओवरऑल जब हम लोग देखेंगे तब हम लोग देखेंगे कम है। क्यों? क्योंकि वाटर वेपर आप देख रहे हो, इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या है? वो बहुत कम है, वेरी शॉर्ट इसका लाइफ टाइम है। इसी वजह से है ये ग्रीन हाउस गैस, सबसे ज्यादा मात्रा में भी है, लेकिन ओवरऑल इसका कंट्रीब्यूशन कम है। जबकि हम लोगों ने यहाँ देखा कि CO2 का कंट्रीब्यूशन कितना है? 66%, लेकिन H2O का यानी वाटर वेपर का बहुत कम है। याद रखने की जरूरत नहीं है हमें कितना है, बस ये याद रखना है कि कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस फाउंड नेचुरली इन द एटमॉस्फेयर। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन सी ऐसी ग्रीन हाउस गैस है जो कि प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में नहीं पाई जाती। ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, मीथेन पाई जाती है, और ओजोन भी हमारी प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। ठीक। लेकिन नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है, नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या है? ये एंथ्रोपोजेनिक है। एंथ्रोपोजेनिक का क्या मतलब हो गया? एंथ्रोपोजेनिक का मतलब हो गया मानव जनित। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो मानव जनित गतिविधियों की वजह से वायुमंडल में प्रवेश करती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64। द मेन रीजन ऑफ क्लाइमेट चेंज इज, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? हमने देखा अभी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, बिल्कुल है। ओजोन परत का क्षय है, बिल्कुल है। प्रदूषण है, हाँ प्रदूषण भी है, क्योंकि उसकी वजह से भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। आसान क्वेश्चन है। बाकी क्लाइमेट चेंज के बारे में आपको सारी चीजें यहाँ मिल जाएंगी एक्सप्लेनेशन में, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। Which one of the following gases is both harmful and beneficial to life on Earth? ठीक। अब पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए लाभकारी भी है और हानिकारक भी है। ठीक। आपको पता होगा कि जो CO2 है वो लाभकारी भी है और हानिकारक भी है। हानिकारक कैसे? क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा है? क्लाइमेट चेंज हो रहा है। बेनिफिशियल कैसे? क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर अराउंड 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास एवरेज रहता है। अगर ये ना होती तब क्या होता? -18 डिग्री सेल्सियस होता। तो लाभकारी भी है और हानिकारक भी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 पर। कंसीडर द फॉलोइंग: राइस फील्ड, कोल माइनिंग,
डोमेस्टिक एनिमल्स एंड वेटलैंड। अब ये पूछा गया कि इनमें से उपरोक्त में से कौन से मीथेन CH4 जो एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है उसके स्रोत है। ठीक, तो अब हम लोग एक एक करके इसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं धान के खेत, राइस फील्ड, ये तो सबसे बड़े मीथेन के स्रोत है। ठीक, कोयला खनन, हाँ कोयला खनन की वजह से भी मीथेन जो है वो निकलती है और वायुमंडल में प्रवेश करती है। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स ये भी है, वेटलैंड्स ये भी है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी। ठीक, एक चीज आप याद रखिएगा कि कभी भी डिकम्पोजिशन जब होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ बायोटिक कंपोनेंट होगा, जैविक घटकों का डिकम्पोजिशन होगा, तो अगर वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है तो वो CO2 देते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन के अब्सेंस में होगा तो CH4 देते हैं। अब जैसे हम लोग धान के खेत देखेंगे तो धान के खेत पानी में डूबे रहते हैं, तो जब वो पानी में डूबे रहते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी जैविक मटेरियल होगा, बायोटिक कंपोनेंट होगा, वो ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएगा, तो जब उसका डिकम्पोजिशन होगा तो वो क्या एमिट करेगा? CH4 यानी कि मीथेन एमिट करेगा। घरेलू पशुओं का जो मलमूत्र होता है उसमें से भी मीथेन निकलता है। आर्द्र भूमियों के साथ भी यही केस होता है कि आर्द्र भूमियों में जो जैविक पदार्थ आर्द्र भूमियों की तलहटी में जाकर बैठ जाते हैं, जब वो डिकम्पोज होते हैं तो उनसे CH4 यानी कि मीथेन निकलता है। कोयला खनन से भी मीथेन निकलता है, तो इस वजह से D 1 2 3 4 इसमें सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67, वैश्विक उष्मीकरण यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या हुआ है या हुए हैं? ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग का रिजल्ट क्या क्या है ये आपसे पूछा गया है। बेटर ग्लोबल कम्युनिकेशन, वैश्विक संचार में सुधार, क्या ऐसा हुआ है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है। वैश्विक संचार में कब से सुधार हो गया? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो अगर मान लीजिए हमें पहला ही पता है गलत है, तो फर्स्ट को अगर हम लोग कट कर देंगे तो हमारा आंसर क्या निकल आएगा? B 2 3 4। खैर देख लेते हैं। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर हुआ है, तो हाँ बिल्कुल ग्लेशियर्स मेल्ट हुए हैं। क्यों? क्योंकि तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहा है। फ्लावरिंग ऑफ मैंगो ट्रीज बिफोर टाइम, हाँ ये भी हो रहा है। एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ हेल्थ, हाँ बिल्कुल हो रहा है। कैसे? क्योंकि हमारा ओवरऑल जो है क्लाइमेट ही चेंज हो गया। जब क्लाइमेट चेंज होगा तो एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ हेल्थ होगा। नई नई डिसीज जो है आसानी से स्प्रेड कर सकती हैं, गर्मियां अब और बड़ी हो गई हैं, मच्छर और फैलने लगे हैं अब, तो ये सारे क्या करेंगे? एडवर्स इम्पैक्ट ऑन हेल्थ करेंगे। क्वेश्चन नंबर अब 68 पे आते हैं आगे। 68 आपको पहले से ही आता होगा क्योंकि हम लोग अभी तक कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव के बिना भारत की सतह का औसत तापमान कितना होगा? ठीक है, सॉरी पृथ्वी की सतह का। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के बिना पृथ्वी की सतह का औसत तापमान कितना होगा? तो इसका आंसर होगा B -18 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन 69 है कि निम्नलिखित कृषि पद्धतियों पर विचार कीजिए। कंटूर बंडिंग, रिले क्रॉपिंग, शून्य जुताई, जीरो टिलेज। अब ये पूछ रहे हैं कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उपरोक्त में से कौन सी पद्धतियां मृदा में कार्बन अवशोषण भंडारण में सहायक हैं? ठीक है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन समझ गए होंगे। कार्बन का अवशोषण यानी कि मिट्टी में कार्बन को ज्यादा से ज्यादा हमें सिक्वेस्ट्रेट कराना है, स्टोर कराना है, उसका भंडारण कराना है। ठीक, तो इसके लिए कंटूर बंडिंग का भी यूज किया जाता है, रिले क्रॉपिंग का भी यूज किया जाता है, जीरो टिलेज शून्य जुताई का भी यूज किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? C 1 2 एंड 3। ठीक, अब कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है आप यहां से समझ सकते हैं। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में क्या है? कार्बन को हम स्टोर कर रहे हैं। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हमारा नेचुरल भी हो सकता है, मैनमेड भी हो सकता है। ठीक है, नेचुरल में क्या होगा? ट्री, ट्री क्या कर रहे हैं? एटमॉस्फेरिक CO2 को कैच करते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस और उनको बायोमास में कन्वर्ट कर सक देते हैं, तो ये क्या हो गया? नेचुरल सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। आर्टिफिशियल में क्या करेंगे हम लोग? जो है डायरेक्ट एयर कैप्चर हो गया, एक टेक्निक होती है।
या फिर हम लोग क्या करेंगे कि CO2 को कैप्चर करके उसको इंजेक्ट कर देंगे आर्टिफिशियली इन डिप्लीटेड ऑयल गैस रिजर्व्स में, डीप एक्विफर्स में, कोल माइन में। ठीक, तो CO2 को इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू हम लोग जो है कैप्चर करते हैं, कैप्चर करने के बाद उसको हम लोग स्टोर कर देते हैं। सो दिस इज मैन मेड सिक्वेस्ट्रेशन टेक्निक्स। नेचुरली क्या है, ट्रीज भी हमारे लिए यही काम करते हैं। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इस सेशन के। बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी ड्रॉन एट, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन रूपरेखा अभिसमय किस सम्मेलन में तैयार किया गया था? ठीक, इसका आंसर है ए 1972 का यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट। ठीक है, सॉरी, इसका आंसर ए नहीं होगा, कंफ्यूज हो गया मैं। इसका आंसर होगा बी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो को हम लोगों ने पढ़ा था, इट वाज नोन एज अर्थ समिट, अर्थ समिट। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने देखा था Rio+5, Rio+10, Rio+20 भी हुआ था। अब एक चीज आपको एक लिस्ट बना लेनी चाहिए मेरे हिसाब से कि रियो 1992 में क्या क्या हुआ। ठीक है, यहां पर UNCCD आया, डेजर्टिफिकेशन वाला। ठीक है, UNCBD यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये भी आया। एजेंडा 21 ये भी यहाँ पर आया। फिर उसके अलावा यहाँ पर UNFCCC आया। इसके अलावा यहाँ पर आया था फॉरेस्ट्री प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स। ये 5 चीजें यहाँ से निकल करके आई थी। याद रखिएगा इसको, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और एक और चीज याद रखिएगा कि जो हमारा UNFCCC है, ठीक है, UNFCCC है इंटरनेशनल ट्रीटी, ये लागू करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट बाद में हुआ। सिमिलरली जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना, UNCBD जो था उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, नगोया प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल और कार्टजीना प्रोटोकॉल किया था। ठीक है, तो ये इन्हीं दोनों को लागू करने के लिए था। और UNCBD को लागू करने के लिए हम लोगों ने क्या पास किया था, बायोडाइवर्सिटी एक्ट। मैंने आपसे पहले पूछा था ना, एक क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया था, बायोडाइवर्सिटी एक्ट को कब पास किया गया था, तो वहां मैंने पूछा था, खैर मैंने बता भी दिया। ठीक है, तो ये पांचों चीजें आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, ओके, तो हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग 70 से आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और पूरा का पूरा एनवायरनमेंट जो है रिवाइज कर देंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो RO ARO में। ठीक है, आप आसानी से एनवायरनमेंट के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। आपका कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन को यूज कर सकते हैं, वहां पर लिख सकते हैं और हमसे सवाल पूछ सकते हैं। वी विल बी आंसरिंग ऑल ऑफ योर क्वेरीज। और ये जो आज मैंने ना PPT यूज की है, इसका PDF आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। कमेंट सेक्शन में आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड कीप स्टडिंग।